नमस्ते, मैं अन्वेषक एनजेड 0 हूँ। आपके पॉडकास्ट लैटिन भयानक कहानियों और अन्य में आपका स्वागत है। सुनने से पहले विवरण में चेतावनी नोटिस पढ़ना याद रखें। यदि आप नए हैं तो रुकें, पढ़ें और जारी रखें। मैं आपको YouTube पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें फॉलो करने, टिप्पणी करने और हमें पसंद करने के लिए धन्यवाद। यहाँ YouTube। निम्नलिखित को सुनें और अपने मन में कल्पना करें। छद्म नाम पेरिको ओर्टा द्वारा साझा किया गया। एडुआर्डो लिनन द्वारा वर्णित अनुकूलन। नहुआल। तारों की छाया में और कैंप फायर की रोशनी में हम 5 दोस्त छोटी छोटी बातें कर रहे थे। जिस चरागाह में हमने काम किया वह पूरी तरह से शांत था और आप केवल हवा की बड़बड़ाहट और झींगुरों का गाना सुन सकते थे। हमने टेम्पोरल, वेराक्रूज, मैक्सिको के कई रैंचेरिया में से एक में दिन समाप्त किया था। जैसा कि प्रथागत था, जब भी हम काम पूरा करते थे तो हम इन दिशाओं में बात करना और बाराजा बजाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस समय वे हमारा ध्यान भटकाने वाले होते थे। घड़ी में आधी रात हुई और बहुत गर्मी थी। आसमान साफ था और हमने पास के बांध पर जाकर ठंडक पाने के लिए डुबकी लगाने का फैसला किया। मैं बहुत सतर्क आदमी था। मैं हमेशा 22 कैलिबर मार्लिन अपने साथ रखता था और मेरे लिए यह आम बात थी कि उसमें बहुत विशेष गोलियां भरी हुई थीं। इन ग्रामीण समुदायों में चुड़ैलों और नहुआलों में विश्वास बहुत अधिक था। मेरे दादाजी और मेरे पिता हमेशा भोर में रहते थे और इनमें से किसी भी प्राणी के साथ किसी भी मुठभेड़ के लिए तैयार रहते थे। जब मैं बच्चा था तभी से मेरे मन में सम्मान पैदा करने और किसी भी खतरे के लिए तैयार रहने की भावना पैदा हो गई थी। इसी कारण से उन्होंने मुझे यह रहस्य सिखाया कि हथियारों और गोलियों को कैसे ठीक किया जाए और इस प्रकार नहुआलों को मारने और चुड़ैलों को वापस भगाने में सक्षम बनाया जाए। गोला बारूद को ठीक करना बहुत सरल है, लेकिन इसे काम करने के लिए विशेष ध्यान और सही तत्वों के साथ किया जाना था। मेरी आदत थी कि मैं अपनी राइफल में एक विशेष गोली को ठीक किए बिना 3 राउंड गोलियां लोड करता था और इसी तरह जब तक मैगजीन पूरी न भर जाए, ताकि मैं हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी अलौकिक प्राणी को मार सकूं। उसे केवल एक गोली की जरूरत थी। मेरे दोस्त हमेशा उन कहानियों को बताने के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे जो मेरे दादाजी मेरे पिता को सुनाते थे और फिर उन्होंने मुझे सुनाते थे। और जब भी हम बांध पर जाते थे या सड़कों पर चलते थे तो वे मुझसे मजाकिया लहजे में कहते थे, चलो अपनी राइफल ले आओ ताकि हमें नहुआल न मिले। मैंने उनकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। मैं पहले से ही जानता था कि मेरे दोस्त कितने मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस रात मुझे माहौल में कुछ खास महसूस हुआ, एक उपहार की तरह। सुबह का समय था और बांध में स्नान करने के बाद हम एक गैली में लौट आए जो रात के लिए आश्रय के रूप में काम करती थी। हम वहीं सोए। रात में रोशनी के लिए हमारे पास सूखे बैटरी लैंप थे। दूसरों की तरह मैं भी उन बिस्तरों पर बैठ गया जिन पर हमें आराम करना था और हम सोने लगे। अचानक मुझे किसी के मुझसे बात करने की बड़बड़ाहट सुनाई दी। वे मेरे साथी थे जिनका उपनाम द स्मर्फ एंड द ब्लैक था। फिर मुझे उठना पड़ता है और एक लैंप लेना पड़ता है और मैं उन्हें दूर से देखता हूँ, मुझे संकेत करता हूँ, मुझे गैलरी से बाहर की ओर इशारा करता हूँ जहाँ एक पेड़ की कतार थी और उनके बगल में एक जानवर जैसा दिखने वाला कुछ खड़ा था। मैं बेहतर रोशनी पाने के लिए उठा और देखा कि मामला क्या था। पहले तो मुझे लगा कि यह एक खरगोश है, लेकिन जब मैंने असामान्य आकार का एक जानवर देखा तो मैं बेहद निराश हो गया। उसके कान इतने विशाल थे कि वे फर्श पर खिंच जाते थे। मुझे थोड़ा डर लगा और मैंने गैली में लौटने का फैसला किया। मेरे दोस्त वहां थे, मेरा इंतजार कर रहे थे, चौकस थे और उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी कि वह जानवर सामान्य हो जाता है, उसके बारे में कुछ अजीब है। यह कुछ बुरा है जो हमें नींद से डराना चाहता है।
बेहतर होगा कि उसे अपने रास्ते जाने दें और वह हमें परेशान नहीं करेगा, मैंने बताया, और मैं बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया। जब उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया देखी और मजाकिया लहजे में मुझसे कहा, यह रहा। नहीं, इतने सारे शॉट्स ठीक हो गए। मेरे अभिमान को ठेस पहुंची, गुस्सा आया। मैं उठा और अपनी राइफल उठाई, उस चीज का जीवन समाप्त करने के लिए तैयार, सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए कि यह कोई कहानी नहीं थी। मैं उस चीज की तलाश में था जो एक अच्छे शिकारी की तरह वहां छिपी हुई थी। वह हमेशा जानवरों के सिर पर निशाना साधता था ताकि उन्हें जल्दी से खत्म कर दिया जाए, ताकि उन्हें इतना कष्ट न हो। जब मैंने वह देखा, मैं अभी भी उसी स्थान पर था। मैं सिर पर निशाना लगाता हूँ और जब मैं गोली छोड़ना चाहता हूँ तो वह बाहर नहीं आता। फिर से छोटा कारतूस और बिना आवरण के राइफल। किसी कारण से वह बंदूक जो मुझे कभी विफल नहीं करती थी, अब गोली नहीं चल रही थी, और हर बार जब मैं कारतूस काटता था तो गोलियां बरकरार रहती थीं, और वह चीज अभी भी वही थी, हमें घूर रही थी, और मानो मेरा और उस पर गोली चलाने की मेरी असफल कोशिशों का मजाक उड़ा रही हो। आखिरी गोली मेरे पास थी। चार्जर। मैंने उसकी छाती की ओर इशारा किया। इस बार मैंने अपने चेहरे पर क्रॉस की आकृति बनाई और अंततः गोली चलाई गई जो उसे लगी। जब जानवर विस्फोट सुनता है तो वह भयभीत होकर उछल पड़ता है और घास और पैंगोला से बने चरागाह के माध्यम से भागता है ताकि हम उसे तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकें। उसी समय हम सभी उसकी तलाश में निकले और हमने चरागाह में घोड़ों की टापों को स्पष्ट रूप से सुना। हमने देखा कि वह हांफते हुए और लगभग हांफते हुए एक गोस्टाडेरो में दाखिल हुआ जहां पेड़ों की कतार थी। हम सभी एक साथ उस स्थान पर पहुंचे। आश्चर्य की बात है, वह कहा गया था। यह एक ऐसी जगह थी जो कई स्थानीय किंवदंतियों का हिस्सा थी, जहां कहा जाता था कि चुड़ैलों और नहुआले की मुलाकात हुई थी। महीने के कुछ निश्चित दिनों में पहले चुराए गए बच्चों को रूपांतरित करना या टुकड़े टुकड़े करना और उन्हें खा जाना। यह एक शापित स्थान था और हम सावधानी और कुछ डर के साथ पेड़ों पर रोशनी करते हुए पहुंचे। हम इसमें प्रवेश नहीं करना चाहते थे। हमने बेहतर ढंग से देखने के लिए जगह को घेरने का फैसला किया और अचानक एक तेज आवाज ने हम सभी को सचेत कर दिया, जबकि लैंप तब तक टिमटिमाते रहे जब तक कि वे अंततः बुझ नहीं गए, जिससे हम पूरी तरह से अंधेरे में रह गए, केवल सितारों की चमक से रोशन हुए। यह बहुत ज्यादा था और डर ने हमें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भागने से पहले हमने एक कर्कश और ठंडी आवाज सुनी जिससे हमारी त्वचा रेंगने लगी और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज बोली, साले, जितनी हिम्मत करके निकला था, मैं तुझे चोदने जा रहा हूँ। मैंने राइफल दोबारा लोड की और अपने हाथ में रख ली। मैंने साहस जुटाया और उस भयावह आवाज का जवाब दिया, तुम यहाँ से बाहर आओ, माँ के रूप में मेरे पास तुम्हें देने के लिए और भी बहुत कुछ है। यह कहते हुए मैंने झाड़ियों की ओर इशारा किया और बिना किसी तुक या कारण के फायरिंग करते हुए मैगजीन खाली कर दी। अचानक हमने एक चीख और कराह सुनी जिससे हम कांप उठे और हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने दिमाग में हैं। पेड़ों के बीच छुपी उस चीज से एक शानदार आवाज आ रही थी। मेरे दोस्तों को सचेत करते हुए एक सन्नाटा छा गया। मैंने उनसे कहा कि हम उल्टे पैर चलते हैं और किसी भी हालत में हमें उन पेड़ों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम आगे देखने के लिए बिना रुके लगभग 200 मीटर पीछे हट गए। एक बार तो हमारी नजर ही भूल गई कि यह कैसी जगह है। दिल्ली तक पहुंचने तक हम दहशत में भागते रहे। उस पल मुझे लगा कि हम बहुत दौड़ चुके हैं। तो यह बात थी, हम बहुत दूर थे। इसका एहसास हमें तब तक हुआ जब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंचे। जब हम पहुंचे तो मेरे 3 साथियों ने डर के मारे अपने ऊपर पेशाब कर दिया था। दूसरा रो रहा था, डरा हुआ था, उसे देखने और सुनने पर अविश्वास हो रहा था। मैं सतर्क था और मैंने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली।
मेरे हाथ कांप रहे थे। उस रात कोई सो नहीं सका। हम बहुत डरे हुए थे। अगली सुबह हमने यह जांच करने के लिए कि क्या हुआ था, ग्रोव में जाने का फैसला किया। लेकिन सबसे पहले हम दोनामारी की दुकान में गए, चरागाह के पास और एक बस्ती में जहां ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर रहते थे। वहां वे हमारे लिए शीतल पेय और नाश्ता लेकर आए। हमने उन्हें हमारी मदद करने के लिए चिल्लाया और अचानक वह महिला एक अजीब भाव के साथ पीछे से आई। उन्हें पहले से ही पता था कि जुआनचो ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली है। उसने हमें दुखी चेहरे के साथ बताया, खबर से आश्चर्यचकित थी और अभी भी पिछले से डरी हुई थी रात। हम उस पर विश्वास नहीं कर सके। हमारे विचारों को महिला के पति ने बाधित किया, जिसने और भी अधिक भयावह बयान दिया, जिससे हम सभी स्तब्ध रह गए। पति ने कहा, उस कमीने ने खुद को नहीं मारिया। उन्होंने उसे एक जंगली इलाके में नग्न अवस्था में पाया और उसके पेट में गोली लगी थी। यह सब फूलदार है। सबसे अजीब चीज है घाव। वह सड़ चुका था और छेद बहुत बड़ा था। वह पहले से ही अपनी नाहुअल चाल से बाहर था और किसी ऐसे व्यक्ति से टकराया जो उससे नहीं डरता था। उन्होंने जो कहा उससे दंग रह गए। हम सभी ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा। हमने देखने जाने का फैसला किया। दरअसल खून का एक निशान उस जंगली इलाके तक पहुंच गया था, जहां हम सभी एक रात पहले चुप रहने की शपथ लेकर डरे हुए थे। हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। हालांकि उस दिन के बाद से मैं किसी चीज को मारने के अपराध बोध और अनिश्चितता से पीड़ित रहा हूँ, जो एक अजीब जानवर था, क्योंकि मेरे और जो वहाँ थे उनके लिए वह वहाँ था। मैं हर दिन भगवान से मुझे माफ करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जिसे मैंने मारा वह एक जानवर था। काश ऐसा नहीं हुआ होता और दुर्भाग्य से मेरी बारी थी। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिसे मैंने मारा वह वास्तव में एक नहुआल था। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियाँ भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूँ। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।